इस प्रॉब्लम पे हमने छोड़ा था। इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में कर दिया था लास्ट टाइम। सो हमने जैसा बताया था, हमने इधर लेफ्ट साइड लेके राइट साइड ट्रू किया है, बट इसमें एक दो केस हमने खाली ये केस लिया है, ये अगर ट्रू है तो लेफ्ट साइड ट्रू है और राइट साइड भी ट्रू होगा। इसमें और 3 केसेस भी हमको कंसिडर करने चाहिए थे जो हमने नहीं किए हैं। सो दैट इज व्हाई आई हैड टोल्ड यू लास्ट टाइम कि आप इसको फॉल्स लेके चलिए। इसको फॉल्स लेके चलेंगे तो क्या होगा, इसको फॉल्स लेके चलेंगे तो इसमें आपके 2 केस बनेंगे खाली, या तो P फॉल्स होगा या Q फॉल्स होगा, और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। सो इधर से इधर जाएंगे तो आपके 3 केसेस बनेंगे, इधर से जाएंगे इधर तो आपके 2 केसेस बनेंगे। करके दिखाएंगे, आप लोग कर लोगे? हेलो, आवाज आ रही है मैम? हो जाएगा मैम। हो जाएगा, ओके। कुछ दिक्कत है तो बाद में बता देना, तो हम करके आप लोग को ये पोस्ट कर देंगे, ठीक है? ओके, नाउ ट्राई दिस वन। ये सी पार्ट इसका, एक मिनट, इधर लिखा है नहीं, ओके। ये सी पार्ट ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एकदम पेज के एंड में आपको दिख रहा है जो ये वाला, ट्राई करिए करने के लिए, एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी। नहीं, हम बात करते हैं। हाँ, हो गया ये सी पार्ट? यस मैम, फॉल्स। नहीं नहीं, ये तो टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट दिखाना था, तो आपको राइट से यस मैम। हाँ, ओके। सो जिनका नहीं हुआ एक बार आप स्क्रीन पे देख लीजिए। तो हमने यहाँ किया, राइट हैंड साइड को हम फॉल्स लेके चलें और फिर हम प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो फॉल्स।
ये फॉल्स खाली एक ही कंडीशन में होता है, व्हेन Q इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। तो ये एक चीज हमने ध्यान में रख ली। दूसरा, ये जो चीज है ये हमेशा टोटोलॉजी होता है, तो टोटोलॉजी T implies Q will be true because Q is true, so true implies true will be true। अब यहाँ पे R false है और ये टोटोलॉजी है, so T implies R will be false। तो जब आप इसकी वैल्यू ट्रू यहां रखेंगे, इसकी वैल्यू फॉल्स यहां रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू कंडीशनल फॉल्स, विच इज फॉल्स। सो ये लेफ्ट हैंड साइड भी आपका फॉल्स आ गया। सो राइट हैंड साइड हम फॉल्स से स्टार्ट करे थे, तो लेफ्ट हैंड साइड भी फॉल्स आ गया। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ओके, सो ये तो हो गया बिना ट्रुथ टेबल, सॉरी, टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन कैसे दिखाते हैं। अगर हमें दो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं ए और बी, जिसको टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट दिखाना है, तो हम ए को ट्रू मान लेते हैं और बी को ट्रू शो कर देते हैं, या हम बी को फॉल्स लेके चलेंगे, बी को फॉल्स अज्यूम कर लेते हैं, एंड देन आई प्रूव दैट ए इज आल्सो फॉल्स। सो दिस इज हाउ वी शो दैट टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है फंक्शनली कंप्लीट सेट ऑफ कनेक्टर्स। फंक्शनली कंप्लीट कनेक्टर्स का आपको पता ही है क्या है, नेगेशन, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल। फंक्शनली कंप्लीट मींस कि अगर हम ये पांचों कनेक्टर्स ना लेके इसमें से कुछ कनेक्टर्स ले लें और बाकी सारों को इसके टर्म्स में अगर हम एक्सप्रेस कर पाए, देन वी से इट्स अ फंक्शनली कंप्लीट सेट। So any set of connectives in which every formula can be expressed in terms of an equivalent formula containing the connectives from the set is called as functionally complete set of connectives। अब हम इसको समझाते हैं, आपको ये नहीं ठीक है, आप समझ लो एंड यू कैन राइट इट इन योर वर्ड्स। अब देखिए, ये हमने 5 कनेक्टिव्स अभी तक पढ़े हैं और अभी तक जितने हम प्रॉब्लम कर रहे हैं उसमें हम पांचों जब जो जरूरत हो रहा है वो यूज कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप ये खाली कंडीशनल कनेक्टिव लें, सो वी नो दैट दिस कैन बी रिटन एज नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। इसी तरह P बाय कंडीशनल Q कैसे लिख सकते हैं, P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P। और ये दोनों कंडीशनल हम इस तरह से लिख के, ये जो बाय कंडीशनल को हम कंजंक्शन और डिसजंक्शन के फॉर्म में हमने लिख लिया। यहाँ पे हमने क्या कंडीशनल को नेगेशन और डिसजंक्शन के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे हमने बाई कंडीशनल को नेगेशन, डिसजंक्शन और कंजंक्शन के फॉर्म में लिख दिया है। एक मिनट रुक जाओ, हमने यहाँ पे 2 सिंबल्स यूज कर लिए हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। दिस इज नेगेशन, इसके लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं, तो ये वाला सिंबल आप यूज करिए। ओके, ओके, सो इसको हमने बाई कंडीशनल को नेगेशन, कंजंक्शन और डिसजंक्शन के फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह कंजंक्शन को हम डी मॉर्गन्स लॉ से कंजंक्शन और नेगेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और डिसजंक्शन को डी मॉर्गन्स लॉ से नेगेशन और कंजंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले हमको पता है। सो इसका मतलब है इट इज पॉसिबल टू राइट इक्विवेलेंट फॉर्मूलाज which can be written only in terms of negation and conjunction or negation and disjunction। so ये दोनों minimally functionally complete sets हैं। like देखो, अगर हम मान लीजिए ये सेट लेके चलते हैं, हमें सारे फॉर्मूलेस को नेगेशन और कंजंक्शन के फॉर्म में लिखना है। अब ये देखिए, कंडीशनल को हमने डिसजंक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो डिसजंक्शन है ये हम इसकी मदद से नेगेशन और कंजंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इसका माने अल्टीमेटली हमने क्या किया, P कंडीशनल Q को हम नेगेशन और कंजंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह बाई कंडीशनल को भी हम नेगेशन और कंजंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और कंजंक्शन तो है ही यहाँ पे, एंड डिसजंक्शन को भी हम नेगेशन और कंजंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज अ मिनिमली फंक्शनली कंप्लीट सेट। इसी तरह से आप इसका भी कर सकते हो। अब अगर हम इसमें एक और बढ़ा दें, माने इन दोनों का यूनियन ले लें,
तो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शनली कंप्लीट सेट, आप चेक कर सकते हैं। मिनिमल नहीं होगा क्योंकि इससे छोटे और हैं, बट दिस इज ऑल्सो फंक्शनली कंप्लीट सेट। Now I leave this to you कि conditional और negation, this is a functionally complete set। ये आप अपने आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, we'll do it in the next class। दूसरा है, ये दोनों फंक्शनली कंप्लीट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कंडीशनल आपने लिया, एक मिनट इसको इरेज कर दें। ओके, आपने ये कंडीशनल स्टेटमेंट लिया, कंडीशनल स्टेटमेंट को हमने नेगेशन और कंजंक्शन के फॉर्म में लिख दिया, पर यहाँ पे देखिए नेगेशन है ही नहीं, तो इसीलिए ये फंक्शनली कंप्लीट सेट नहीं है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया है, किसी चीज को प्रूफ करने के लिए आपको प्रॉपर प्रूविंग चाहिए, और किसी चीज को डिस्प्रूव करने के लिए एक काउंटर एग्जांपल एनफ है। तो जस्ट गिव दिस एग्जांपल दैट P conditional Q is tautologically equivalent to negation of P disjunction Q, and negation does not belong to this set, so this is not a functionally complete set। और इस केस में आपको सारे ये करके दिखाने होंगे कि आप कैसे इन सब चीजों को कंडीशनल और नेगेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके ऊपर अभी एक प्रॉब्लम आप करते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बाकी आप घर में अपने आप ट्राई कर लेना। देखो ये वाला है, राइट दिस स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ नेगेशन एंड कंडीशनल। तो जब हम ये करेंगे तो इसमें काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तो ऐसे आप फिर इसको कर लीजिएगा, ये सारी चीजों को दिखा के कि इन सारे कनेक्टिव्स को आप कैसे इन दोनों की मदद से लिख सकते हो। ओके, लेट्स कम टू दिस। सो P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q ब्रैकेट के अंदर कंडीशनल ब्रैकेट में P कंजंक्शन R, इसमें इसको आपको नेगेशन और कंडीशनल के फॉर्म में लिखना है, माने ये डिसजंक्शन और कंजंक्शन यहाँ से रिमूव करना है हमें। सो देखिए P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिसजंक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एंड ये वाला बाय दिस फॉर्मूला P conditional Q is tautologically equivalent to negation of P disjunction Q, इसकी मदद से हम इसको लिख सकते हैं Q conditional P। तो हमने क्या किया है, ये जो डिसजंक्शन को है इसको हमने कंडीशनल से रिप्लेस कर दिया है। अब इधर है कंजंक्शन। नाउ P conjunction R by using De Morgan's law I can write like this, और फिर हम ये डिसजंक्शन और नेगेशन को यूज करते हुए इसको कंडीशनल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं P कंडीशनल नेगेशन R। तो अब हमने इस टर्म को भी नेगेशन और कंडीशनल में लिख दिया। अब ये दोनों चीजें हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट टू Q कंडीशनल P कंडीशनल नेगेशन ऑफ, ये देखिए एक R नेगेशन R यहाँ छूट गया, इसको भी लिख लीजिए, एंड इधर पे नेगेशन R आएगा। So this is how you can convert it in terms of this expression in terms of only negation and conditional। ऐसे ही बाकी सारे को आप करके ये वाला क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। ओके सॉरी, ये देख लीजिए आप लोग, और फिर ओके एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस P कंजंक्शन बाय कंडीशनल P कंजंक्शन Q बाय कंडीशनल R इन टर्म्स ऑफ डिसजंक्शन एंड नेगेशन ओनली। तो अब हमें क्या करना है, एक तो ये कंजंक्शन को डिसजंक्शन में लिखना है, प्लस ये बाई कंडीशनल को
डिसजंक्शन और नेगेशन के टर्म्स में लिखना है। चलिए पहले बाई कंडीशनल देख लेते हैं। बाई कंडीशनल आई कैन राइट एज क्यू कंडीशनल आर कंजंक्शन विद आर कंडीशनल क्यू, और ये बाई कंडीशनल को हम नेगेशन और डिसजंक्शन के साथ ऐसे लिख सकते हैं। अब ये नेगेशन और डिसजंक्शन में हो गया, ये नेगेशन एंड डिसजंक्शन में हो गया, खाली बचा ये जो कंजंक्शन में है। तो इसको डिसजंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करेंगे। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का हम नेगेशन ले लेंगे, तो हो जाएगा इसका नेगेशन, ये कंजंक्शन का डिसजंक्शन हो गया, और फिर इस टर्म का नेगेशन। अब पी के साथ जब आप इसका कंजंक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखिए हाँ ये कंजंक्शन है, इसको भी हमें डिसजंक्शन में करना है, तो अगेन हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। सो नेगेशन ऑफ, ये देखो एक फिर यहां मिस कर दिया, नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ दिस क्वांटिटी, तो ये यहाँ पे नेगेशन आ जाएगा। यहाँ पे भी करेक्ट कर देते हैं। So this will be negation over here and a negation over here also. So यहाँ देखिए फाइनल में खाली हमारा नेगेशन और डिसजंक्शन है कहीं, तो हमने इस एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया है। आई नो इट लुक्स वेरी cumbersome और इसकी जरूरत क्या है, बट कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है। अब कब पड़ेगी, जब पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे। अभी एट द मोमेंट आई कांट टेल यू स्पेसिफिकली कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है, बट आई लेट यू नो बाद में। सो इस तरह से अगर कोई दो या दो से ज्यादा कनेक्टिव्स मिला के बाकी सारे कनेक्टिव्स को हम उसके फॉर्म में लिख सकते हैं, देन दैट सेट इज कॉल्ड एज फंक्शनली कंप्लीट सेट। और अगर उसमें दो एलिमेंट्स हैं देन इट्स अ मिनिमली कंप्लीट सेट, जैसे ये भी मिनिमली कंप्लीट सेट होगा। दो से ज्यादा है देन इट्स जस्ट अ फंक्शनली कंप्लीट सेट। अब हम आ जाते हैं नॉर्मल फॉर्म पे। ये देखिए ये जब जो सारी चीजें हम आपको बिट्स एंड पीसेस में बता रहे हैं, ये हम अभी बेसिस फॉर्म कर रहे हैं आगे के लिए, जहां पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, एटॉमिक भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, और उनकी मदद से हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा कि अगर ये चीजें हमारे पास दी गई हैं तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो उस चीज को करने के लिए ये सारी चीजें बेसिक बैकग्राउंड है जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप इंग्लिश सेंटेंस लिखने से पहले पहले आप अल्फाबेट्स पढ़ते हो, फिर आप वर्ड्स बनाना पढ़ते हो, देन यू राइट द सेंटेंस। द सेम थिंग वी आर डूइंग ओवर हियर। सो इसी में नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, वी ट्रांसफॉर्म कंपाउंड प्रपोजिशंस टू सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स so that the comparison tells whether the two expressions are equal or not. तो अब इसमें क्या है कि हम लोग इसको जो एक्सप्रेशन है उसको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे, अभी हम आपको बताएंगे, उसके टर्म्स में लिख देते हैं, ताकि अगर दो हम लॉजिकल दो स्टेटमेंट्स को अगर हम उस फॉर्म में लिखे तो देख के हम बता सके कि ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं, एक को दूसरे के इक्विवेलेंट प्रूव करने की हमें जरूरत ना पड़े। सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। अब देखिए अब से हम लोग ये जो कंजंक्शन है इसको हम लोग प्रोडक्ट बुलाएंगे, और डिसजंक्शन है इसको हम लोग सम बुलाएंगे। सो दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज सम। So what is elementary product? Product of variables and their negations is called as a elementary product. A product variable माने PQR, और negation means negation of Q, negation of P, negation of R and like that. So इनका product, अब product हम इससे denote कर रहे हैं, तो ये देखिए these are all elementary products. अब product में दो elements भी हो सकते हैं, जैसे ये हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे इसमें हमने 3 लिए हैं and like that. और भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P एंड देन Q एंड देन P एंड like that, various combinations of P and Q
with their negations का product is called as elementary product. अब हम दो वेरिएबल के लिए कह रहे हैं, इसका 3 वेरिएबल वगैरह में भी हो सकता है, that is quite possible. So this is what is elementary product. इसी तरह एलिमेंट्री सम क्या होगा, देखिए ये सम ये है, तो अब ये प्रोडक्ट की जगह अगर आप प्रोडक्ट को सम से रिप्लेस कर देंगे, सो दिस विल बी elementary sum, that is sum of variables and their negations is called as elementary sum. So इसमें भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल और उनके नेगेशंस हो सकते हैं. और एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा कंट्राडिक्शन होता है और ये हमेशा टोटोलॉजी होती है. सो कहीं पे भी ये एक्सप्रेशन आता है तो आप इसको कंट्राडिक्शन से रिप्लेस कर सकते हो, ये आता है तो इसको टोटोलॉजी से रिप्लेस कर सकते हो, या कहीं हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा कंट्राडिक्शन टोटोलॉजी तो भी हम इनकी मदद से इंक्लूड कर सकते हैं. Okay. Now there is a theorem. An elementary product is identically false if and only if it contains at least one pair of factors in which one is negation of another. माने ये कहता है कि अगर हमारे पास एक elementary product है, अब देखिए ये elementary product इस तरह के हैं, ये these are all elementary products. So ये identically false होगा, माने इसकी, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये एक elementary product है, P और उसके negation का, this is elementary product and this is a contradiction, so this is identically false. Identically false means P और मतलब elementary product में जितने भी elements हैं उनकी सारी possible हम truth values लें और हमारी उसका resultant truth value false ही आए, then we call it as identically false. So this says an elementary product is identically false if and only if contains at least one pair of factors in which one is negation of other. अब जैसे इसमें देखिए ये तो ठीक है, सब अलग अलग है, देखिए इसमें ये वेरिएबल p और इसका नेगेशन है, इसलिए ये आइडेंटिकली फॉल्स होगा. अब जैसे इसमें अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें और इसको हम लिख दें नेगेशन ऑफ p प्रोडक्ट q एंड देन नेगेशन ऑफ p की जगह यहाँ पे अगर हम p लगा दें, तो अब देखिए यहाँ पे एक नेगेशन, एक p वेरिएबल है और उसका नेगेशन है. अब ये क्योंकि प्रोडक्ट है तो ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव भी होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट दिस एज नेगेशन ऑफ p with p bracket closed and q. अब negation of p with p gives you a contradiction, so this will give you f and product with q. अब जो हमने सेट ऑफ फॉर्मूलाज आपको दिया था उसमें आप देखिए, अगर आप किसी भी वेरिएबल के साथ f का प्रोडक्ट लेंगे, सो दिस विल गिव यू f ओनली, माने एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स p एंड q. आप चाहे तो ट्रुथ टेबल भी बना के देख सकते हैं इसका, और p जैसे दो वेरिएबल हैं तो 4 रोज आएंगे, आप उसमें देखेंगे तो जो फाइनल कॉलम होगा उसमें सारी वैल्यूज आपकी f आएंगी, फॉल्स आएंगी. So this means that this elementary product is identically false. और इसमें देखिए हमारा एक फैक्टर क्या है, p और नेगेशन p का. So this is what this theorem states, that an elementary product is identically false if and only if it contains at least one pair of factors in which one is negation of other. इसी तरह अगर हम elementary product को ये सम हो जाएगा. सो एलिमेंट्री जहां प्रोडक्ट को अगर हम सम से रिप्लेस कर देंगे तो हमारी दूसरी थ्योरम बन जाएगी. सो दिस इज सम. एलिमेंट्री सम इज आइडेंटिकली ट्रू, माने जहां प्रोडक्ट है वहां सम कर देंगे, जहां फॉल्स है वहां ट्रू, इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स एटलीस्ट वन पेयर फैक्टर्स व्हिच इज नेगेशन ऑफ अनदर. ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे, ये वाले थ्योरम का हम प्रूफ कर देंगे एग्जैक्टली द सेम वे यू कैन प्रूफ द सेकेंड पार्ट ऑल्सो. चलिए देखते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको हम. देखिए इफ एंड ओनली इफ में आपको पता है हमेशा एक पार्ट इजी होता है, दूसरा पार्ट डिफिकल्ट होता है. तो इफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट कंटेन्स अ पेयर ऑफ फैक्टर्स इन विच वन इज नेगेशन ऑफ अदर, माने इस तरह का एक फैक्टर अगर कंटेन करता है तो इस तरह के फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. अब जब इस फॉल्स की आप दूसरे किसी भी वेरिएबल या उसके नेगेशन के साथ प्रोडक्ट लोगे
तो आपको फॉल्स ही मिलेगा, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। मतलब आप यहाँ पे देखिए, अगर ये हमने कोई ये कुछ हमने स्टेटमेंट्स लिए, ये देखिए ये वेरिएबल्स नहीं है, ये जो पी और क्यू था ये हमने आपको कहा ये स्टेटमेंट वेरिएबल है। इसी तरह अगर हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिए ये, अब इनका जो प्रोडक्ट है ये फॉल्स कब होगा, इनमें से जब एक कोई फॉल्स होगा। तो और एक कोई फॉल्स कब होगा, एक कोई फॉल्स तब होगा जब उसमें इस तरह का कोई एक फैक्टर होगा। सो that is what it says, if it contains a pair in which one is negation of other, the elementary product will be identically false. So this is identically false. अब उल्टा वाला देखते हैं, जो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, जरा सा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सपोज एलिमेंट्री प्रोडक्ट इज आइडेंटिकली फॉल्स। अब इसमें हमें दिया है आइडेंटिकली फॉल्स है, और हमें प्रूव करना है कि इसमें एक फैक्टर होगा जिसमें पी और उसका नेगेशन होगा ही होगा। अब हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं इट डज नॉट कंटेन अ फैक्टर इन विच वन इज नेगेशन ऑफ अदर। माने एलिमेंट्री प्रोडक्ट को तो हम आइडेंटिकली फॉल्स ले रहे हैं, बट हम एज्यूम कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसमें एक दूसरे का नेगेशन हो। चलिए ठीक है, ये भी मान के चला। अब एलिमेंट्री प्रोडक्ट की ट्रूथ वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को वैल्यू ट्रू और उनके नेगेशन को फॉल्स देते हैं, या वाइस वर्सा जैसा भी है उनको ट्रूथ वैल्यूज देते हैं, और फिर ये एलिमेंट्री प्रोडक्ट को इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। अब जब आप ये एलिमेंट्री प्रोडक्ट को इवेलुएट करोगे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द ये इसके जो वेरिएबल्स हैं जिनको हम ट्रू और फॉल्स सारी पॉसिबल वैल्यूज देंगे, तो इसमें से कोई ना कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो आपको वैल्यू ट्रू देगा। जैसे आप ये देखिए, एक मिनट इसको रब कर दें। जैसे ये देखिए, ये वाला अगर आप देखते हैं, इसमें वेरिएबल और उसका नेगेशन नहीं है, तो अगर आप इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे तो अब क्या होगा, अब जब आपका P की वैल्यू फॉल्स होगी और Q की वैल्यू ट्रू होगी, तब क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नेगेशन ऑफ P की वैल्यू फॉल्स हो गई, तो अब फॉल्स सॉरी ट्रू हो जाएगी। एक मिनट, सॉरी गलत गड़बड़ कर दिया, दिस विल बी ट्रू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सो ट्रू का प्रोडक्ट विथ ट्रू का प्रोडक्ट विथ ट्रू विल गिव यू ट्रू। सो ये एलिमेंट्री प्रोडक्ट आप एक पॉसिबल वैल्यू के लिए कम से कम आपको वैल्यू ट्रू देगा ही देगा, अगर इसमें वो फैक्टर नहीं है तो। सो दिस इज व्हाट इट सेज, कि अगर मान लीजिए आपने एलिमेंट्री प्रोडक्ट मान लिया आइडेंटिकली फॉल्स है, दैट इज इट डज नॉट, और एक वो ऐसा फैक्टर नहीं कंटेन कर रहा जिसमें एक दूसरे का नेगेशन हो, तो अब हम क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स को वैल्यूज ट्रू और फॉल्स अलॉट कर देंगे, और फिर उनका देखेंगे एलिमेंट्री प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है। तो आप देखेंगे कि एलिमेंट्री प्रोडक्ट हैज द ट्रूथ वैल्यू टी, ऑल्दो इन सम केसेस ओनली, जरूरी नहीं कि सारे में ट्रू हो, कुछ एक या दो पॉसिबल चीज के लिए इसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी, विच इज कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट एलिमेंट्री प्रोडक्ट इज आइडेंटिकली फॉल्स। इसका मतलब ये जो हमने ये अज्यूमशन किया था ये गलत है, दैट मीन्स it has to contain at least one pair of factors in which one is negation of other. So just go through this proof. अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, I'll try to explain it with the example.
ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। No, ma'am. ओके, सो इसी तरह अब आप यहाँ पे जहां पे भी हमने आइडेंटिकली फॉल्स लिया है उसकी जगह आइडेंटिकली ट्रू कर लेंगे, और बाकी सब उसी अकॉर्डिंग करके यू कैन राइट द प्रूफ ऑफ द सेकंड थ्योरम। चलो ठीक है, अरे सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, वेट वेट 1 मिनट। दिख रहा है? इज द स्क्रीन विजिबल? No, ma'am. नो मैम। आप दिख रहा है? Ma'am, you have stopped presenting. Yes, ma'am. Now it's visible. ओके फाइन, एक मिनट रुको। ओके, अब नॉर्मल फॉर्म के बाद देयर इज अ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. So a logical expression is said to be in disjunctive normal form if it is sum of elementary product. अब देखिए, if it is sum of elementary products माने आपके elementary products क्या हो गए, जैसे ये आपका एक elementary product हो गया दो वेरिएबल में, दूसरा elementary product से सपोज आपका हो गया P और Q आ गया, P negation Q and then you have say Q, दूसरा एलिमेंट्री प्रोडक्ट ये हो गया. अब इन दोनों एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स का जब आप सम लेते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. हमने दो लिए हैं, इस तरह दो से ज्यादा भी एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स का सम आप ले सकते हैं. सो एलिमेंट्री प्रोडक्ट है इसलिए ये वाला साइन आ रहा है, और इन एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स का सम है इसीलिए ये वाला साइन आ रहा है. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स. माने ब्रैकेट के अंदर जो साइन होगा वो प्रोडक्ट का होगा, और ब्रैकेट के बाहर जो साइन होगा दैट विल बी ऑफ सम. अब इसका क्या है, द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट दिस, ये जो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म आप किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का लिखेंगे, दिस इज नॉट यूनिक. अब यूनिक नहीं है तो क्या है, अब किसी ने, दो जनों ने डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म निकाला और दो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में वो आ गया, then it is not easy to compare whether the two are equivalent or not. For example, जैसे आप ये देखिए, ये एक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है. क्यों? क्योंकि ये देखिए ये तो प्रोडक्ट है ये, और इसको हमने P को आई कैन राइट एज P प्रोडक्ट P. तो दिस इज एलिमेंट्री सम, दिस इज एलिमेंट्री सम, एंड दिस इज सम ऑफ देम, सो दिस इज डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. दूसरा, same expression I am taking here, but instead of writing like this, I am using the distributive property. So distributive property को जब हमने यूज किया तो हमारे पास ये चार टर्म्स आए, और देखिए हर में ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट है और दो ब्रैकेट्स के बीच में सम है. So this is another representation for disjunctive normal form of the same logical expression. So एक ये आपका है, एक ये है. अब दोनों को एग्जैक्ट तुरंत देख के आप नहीं बता पाओगे कि दोनों की, अगर हम आपको बोल दें एक लॉजिकल एक्सप्रेशन का ये है और एक डिसजंक्टिव फॉर्म और एक का ये है, देन यू विल बाय लुकिंग एट इट यू विल नॉट बी एबल टू से ये दोनों एक ही के हैं, एंड दैट इज बिकॉज दिस इज नॉट यूनिक. सो इसीलिए ये ज्यादा हमारे काम का नहीं है, सो वी विल नॉट गो इनटू डिटेल एंड स्टडी दिस. इसके बाद जो है हमारा प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, दिस इज ऑफ यूज बिकॉज इसमें क्या है, इसमें ये हमारा, इसमें जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे दिस विल बी यूनिक. माने अगर चार लोग भी किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म निकाल रहे हैं, चारों का फाइनल आंसर एक ही आएगा. एंड क्योंकि ये यूनिक है तो आप दो को देख के बता सकते हैं, दो लॉजिकल एक्सप्रेशंस को, कि ये सेम होंगे या नहीं होंगे. अब इसको कैसे लिखते हैं उससे पहले आपको एक टर्मिनोलॉजी जाननी जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज मिन टर्म्स. अब मिन टर्म्स क्या होते हैं? एलिमेंट्री प्रोडक्ट में अगर आपका वेरिएबल और उस
उसका नेगेशन एक साथ नहीं आते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ मिन टर्म। लाइक देखिए यहाँ पे वेरिएबल p है और दूसरे वेरिएबल का नेगेशन है, यहाँ p का नेगेशन है, दूसरा वेरिएबल यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ दोनों दूसरे वेरिएबल प्रेजेंट है, यहाँ दोनों वेरिएबल्स का नेगेशन है, लेकिन ये दूसरे दूसरे दोनों हैं। माने यहाँ पे आपने कहीं पे भी नहीं देखा किसी भी टर्म में p और नेगेशन p और p या नेगेशन q और q एक साथ किसी भी टर्म में प्रेजेंट नहीं है। या तो p प्रेजेंट है तो नेगेशन ऑफ p प्रेजेंट नहीं है, नेगेशन ऑफ p प्रेजेंट है तो p प्रेजेंट नहीं है, एंड द सेम थिंग होल्ड्स फॉर q। सो इस तरह के मिन टर्म्स को हम क्या कहते हैं, सॉरी, इस तरह के एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं मिन टर्म्स। अब अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो हमारे 2 to the power 4 min terms होंगे। सी इफ n is the number of statement variables then there will be 2 to the power n min terms। अब यहाँ पे अगर हमारे p और q दो स्टेटमेंट वेरिएबल्स हैं, so 2 to the power 2 that is 4 min terms will be there। और ये देखिए 1 2 3 4 चारों min term हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब हमें min term की जरूरत क्यों पड़ती है, इसी से हमारा ये जो प्रिंसिपल डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है ये यूनिक बनता है। और वो क्यों है, क्योंकि अब देखिए ये हमने हर मिन टर्म का ट्रुथ टेबल में बना दिया है। अब अगर आप ये देखें, ये वाला मिन टर्म देखें, इसमें एक ही ट्रू वैल्यू है, इसमें देखें इसमें एक ही ट्रू वैल्यू है, इसमें देखें इसमें भी एक ही ट्रू वैल्यू है, और इसमें देखें इसमें भी एक ही ट्रू वैल्यू है। माने हर मिन टर्म खाली एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए वैल्यू ट्रू देगा, बाकी सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए वो वैल्यू फॉल्स होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर दो डिस्टिंक्ट मिन टर्म्स हैं तो उनकी जो ट्रुथ वैल्यू, दैट इज ट्रुथ वैल्यू जो t है वो सेम, मतलब एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए सेम नहीं होगी। जैसे आप इधर देखिए, इस मिन टर्म के लिए ये ट्रू होगा जब ये दोनों ट्रू हैं, p और q ट्रू हैं, लेकिन जब p और q ट्रू हैं बाकी तीनों मिन टर्म्स की वैल्यू फॉल्स है, माने खाली एक ही मिन टर्म की वैल्यू ट्रू है। इसी तरह इस कॉम्बिनेशन के लिए इस मिन टर्म की वैल्यू ट्रू है, बाकी तीन की फॉल्स है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मिन टर्म्स makes it unique, and this helps us in writing the principal conjunctive normal form in a unique way. So each min term has truth value t exactly for one combination of values. This makes each min term unique and hence unique representation of logical formula when written in principal disjunctive normal form. That is sum of, और प्रिंसिपल डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को सम ऑफ प्रोडक्ट्स कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखिए बीच में सम है और ये प्रोडक्ट है, सो प्रोडक्ट्स का सम अगर हम कैनोनिकल फॉर्म में लिखें दैट इज नथिंग बट डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। Okay. अब how to write a logical expression in principal disjunctive normal form? अब इसके दो तरीके हैं, जैसे हम लोग के पहले भी थे, एक तो ट्रुथ टेबल को यूज करके, एक दूसरा है बिना ट्रुथ टेबल को यूज करें। सो पहले ट्रुथ टेबल वाला देख लेते हैं बिकॉज दैट्स इजी, और फिर उसके बाद बिना ट्रुथ टेबल के जाएंगे। तो इसमें पहला स्टेप आप क्या करेंगे, आप पहले तो ट्रुथ टेबल जैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वैसे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। फिर जो फाइनल कॉलम होगा ट्रुथ टेबल का, जिसमें आपके पूरे लॉजिकल एक्सप्रेशन की ट्रुथ वैल्यू होगी, उस कॉलम को देखेंगे। उस कॉलम में जहां पे भी t होगा आप उसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म सेलेक्ट कर लेंगे, और इस तरह आप जितने भी फाइनल कॉलम में वैल्यूज जहां जहां पे भी t है उसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म लिख लेंगे, एंड देन यू विल टेक द सम ऑफ ऑल दीज मिन टर्म्स एंड दैट विल गिव यू प्रिंसिपल डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। और देखिए ट्रू के लिए यहां से आपको पता ही है, ये अगर ये ट्रू है इसका माने ये दोनों ट्रू हो जाएंगे,
ये ट्रू है, इसका माने क्या हुआ, P की वैल्यू तो ट्रू है, तो P की वैल्यू ट्रू ही रखेंगे। एंड देन प्रोडक्ट, अब यहाँ पे Q की वैल्यू फॉल्स है, सो मिन टर्म की वैल्यू ट्रू होने के लिए Q की वैल्यू फॉल्स है, तो हम नेगेशन ऑफ Q ले लेंगे, सो नेगेशन ऑफ Q की वैल्यू हो जाएगी ट्रू, एंड ट्रू प्रोडक्ट ट्रू विल गिव यू ट्रू। इसी तरह इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए P फॉल्स है, सो नेगेशन ऑफ P हमारा ट्रू हो जाएगा, एंड देन प्रोडक्ट विद Q की वैल्यू ट्रू है, सो Q को ऐसे ही रख देंगे। इस केस में क्या होगा, दोनों की वैल्यू फॉल्स है, सो नेगेशन ऑफ P एंड देन नेगेशन ऑफ Q। सो इस तरह से हम जहां पे हमारी ट्रुथ वैल्यू T है, और ये देखिए ये इससे एग्जैक्टली मैच कर रहा है जो हमने यहाँ लिखा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप वेरिएबल्स को देखेंगे, अगर उनकी वैल्यू ट्रू है तो वैसे ही वेरिएबल लिख दो, अगर उनकी वैल्यू फॉल्स है तो उनका नेगेशन लेके आप प्रोडक्ट ले लो, एंड दैट विल गिव यू द मिन टर्म करस्पॉन्डिंग टू द ट्रुथ वैल्यू, जो जिस केस में उसकी वैल्यू ट्रू आई है। सो चलिए अब इसको यूज करते हुए एक एग्जांपल करते हैं। चलिए, ऑब्टेन प्रिंसिपल डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ नेगेशन, ब्रैकेट के अंदर P कंडीशनल, ब्रैकेट में Q प्रोडक्ट R एंड देन ब्रैकेट्स आर क्लोज्ड। तो अब देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, दैट मींस 2 टू द पावर 3, दैट इज 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विल बी देयर। तो 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर 4 का आधा 2, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और 2 का आधा 1, तो 1 ट्रू 1 फॉल्स करके हमने ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इसके लिख लिए। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर Q प्रोडक्ट R है, तो उसका हमने कॉलम बना लिया, फिर ये हमने ये 2 कॉम्बिनेशन इकट्ठे कर लिए, आप चाहें तो पहले इस चीज का एक कॉलम बना लीजिए, P कंडीशनल Q कंडीशनल R का, और फिर आखिर में उसका नेगेशन ले लीजिए, या इफ यू आर ऑल्सो कंफर्टेबल, जैसे हमने डायरेक्टली ये बना दिया है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, सो लुक हियर, ये हमारे फाइनल टेबल में 1 2 3 वैल्यूज हमारी ट्रू आई हैं, बाकी हमारी वैल्यूज फॉल्स आई हैं, तो हम खाली ये 3 वैल्यूज में इंटरेस्टेड हैं, जहां जहां फॉल्स है उसके लिए हम इंटरेस्टेड नहीं है। अब इस ट्रू वैल्यू के लिए इसके करस्पॉन्डिंग आप ये कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पे P ट्रू है तो P ऐसे ही लिख लिया, Q ट्रू है तो Q ऐसे ही लिख लिया, R की वैल्यू फॉल्स है, सो नेगेशन ऑफ R की वैल्यू ट्रू होगी, तो हमने नेगेशन R यहाँ लिख लिया और इनका प्रोडक्ट कर लिया, तो ये हमारा बन गया एक मिन टर्म। सेकेंड ट्रुथ वैल्यू के लिए ये कॉम्बिनेशन है, इधर P ट्रू है तो P ऐसे ही लिख लिया, Q फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ Q ट्रू हो जाएगा, तो वो यहाँ लिख लिया, R ट्रू है तो R को ऐसे लिख लिया, इनका प्रोडक्ट ले लिया, दिस गिव्स मी सेकंड मिन टर्म। थर्ड ट्रुथ वैल्यू के लिए हमारे पास ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, P ट्रू है तो वैसे ही लिख लिया, Q फॉल्स है सो नेगेशन ऑफ Q लिख लिया, R फॉल्स है सो नेगेशन ऑफ R लिख लिया, इनका प्रोडक्ट ले लिया। सो इन तीनों ट्रुथ वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमने मिन टर्म लिख लिया, जो फॉल्स है उससे हमें कुछ करना नहीं है, हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, वी नेग्लेक्ट दैट। अब प्रिंसिपल डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज सम ऑफ दीज 3, तो क्योंकि ये मिन टर्म्स हो गए, मिन टर्म्स का आपको सम लेना है, तो बस इनको लेके आप लिख दीजिए, सो दिस इज प्रिंसिपल डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अब इसको लिखने का भी एक तरीका होता है कि देखिए, किसी में एक बार नेगेशन आ रहा है, किसी में 2 बार नेगेशन आ रहे हैं, और कभी कभी आपको ऐसा टर्म भी मिलेगा जिसमें एक भी नेगेशन नहीं होगा, तो सबसे पहले आप वो वाला टर्म लिखेंगे जिसमें एक भी नेगेशन नहीं है। अब इस केस में नहीं है तो हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, उसके बाद आप वो वाले टर्म्स लेंगे जिसमें सिंगल नेगेशन है। अब देखिए इन दोनों में सिंगल नेगेशन है, अब इसमें भी देखिए कहीं P में नेगेशन है, नहीं है, ओके उसके बाद सेकंड वेरिएबल Q में नेगेशन है, हाँ है, इसमें है, तो ये वाला टर्म हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, उसके बाद R में नेगेशन है तो R वाला टर्म लिखेंगे। अब जब सिंगल नेगेशन वाले खत्म हो जाएंगे तब हम डबल नेगेशन टर्म्स में आएंगे, उसमें भी यही फॉलो करेंगे। अब क्योंकि यही एक ही टर्म है जिसमें डबल नेगेशन है, उसको हमने यहाँ रख दिया है। अगर यहाँ पे भी 2 टर्म होते तो पहले हम PQ का नेगेशन कंसिडर करते, फिर PR का कंसिडर करते, फिर QR का कंसिडर करते। सो इस फॉर्म में आपको फाइनल आंसर
लिखना होता है. So this, okay, now just go through it, चेक कर लीजिए. अब एक बार चेक ये भी कर लीजिए, हो सकता है हमने ये ट्रुथ टेबल बनाने में कहीं कोई मिस्टेक ना कर दिए, क्योंकि अगर कुछ मिस्टेक होगी तो आंसर पूरा फर्क हो जाएगा. सो जस्ट चेक दिस अगेन, अगर कुछ मिस्टेक हो तो बता दो, आई विल करेक्ट इट, अदरवाइज यू कैन टेक दिस प्रॉब्लम. ओके, ऑन द सिमिलर लाइंस, ये सेकंड जो है ये वाला, इसका आप प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म कंस्ट्रक्ट करिए एंड टेल मी व्हाट इट विल बी.